अभी वसुधा जस्ट 2 मिनट में आएगी। तब तक थोड़ा रिवाइज करा दो, कल मैंने मिस कर दिया, अभी रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं देखी है। बहुत डिफिकल्ट है ये एंडोक्राइन। अरे नहीं नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। अर्चना करा दो रिवाइज। आ गए यहाँ हेलो। पे बस। रिकॉर्डिंग सुनना आराम से, मैं भी सुनूंगी तभी रिवाइज होगा। हाँ, एंडोक्राइन में हर एक टर्म में याद करने जैसा है, मतलब हर एक चीज याद करने को बहुत है एंडोक्राइन। गुड आफ्टरनून मैम। नून मैम मत बोलो। अभी 2 महीने बाद हम सब एक लेवल पे आ जाएंगे। आप लोग भी वाइंटी से पास कर लोगे। मैं नहीं हूँ। क्यों? मैं नहीं आप हूँ। मैं एग्जाम नहीं दे? प्रैक्टिकल में फेल हूँ। अच्छा तो कोई बात, अभी तो एग्जाम होगा ना दोबारा से, तो वहां पे हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमारे वहां यहाँ पे पे योगा इंस्टीट्यूट में क्रिया ही नहीं है ना। ओके, तो आप ये वाले कवर अप कर सकते हो। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैं कह रही हूँ कि फाइनल प्रैक्टिकल में कवर अप कर सकते हो आप। ओके लेट्स सी नाउ, अदरवाइज आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर 26। हाँ वो तो कोई नहीं, वो तो अब मतलब कुछ नहीं, क्रिया और अच्छे से आ जाएगी अगर। लेकिन इवन हमारे यहाँ नेति भी नहीं है। अच्छा हाँ। हॉट नेति जो होती है ना, वो भी नहीं है वहां पे। ओके ओके, वो वहां हाथ पे से ऐसे करते हैं, बस जल नीति तो है ना, हाथ से करते हैं, बस इतना ही हाथ डिफरेंस से है। करते हैं, हाँ हाथ में जल लेना है। या बट है तो सही ना, जल नीति तो है, सिर्फ प्रोसेस नहीं थोड़ा डिफरेंट है। नहीं नहीं बोल सकते उसको, सिर्फ हाथ में जल लेना है, तो वो उसको आप सक करोगे तो वो तो ऊपर भी चढ़ सकता है ना। पर मैंने देखा है ऐसे योगा इंस्टीट्यूट के वीडियोस में प्रॉपर से दिखता है, वीडियो में जो भी दिखाते हैं कि ऐसे लेके। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो वो मैं भी कर लेती हूँ खुद। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं, कवर अप हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर लव ऑन यूट्यूब। मैनी मैनी। मैं तो हर वीडियो को लाइक करती हूँ। हर को हमेशा। नहीं, मैंने हस्बैंड को बोल दिया, बेटी को बोल दिया, सिस्टर्स को बोल दिया, सबको बोल दिया। सबको बोलना करना ही है, आपको करना ही है। चलिए स्टार्ट। आप लोग इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हो तो हमको भी तो करना चाहिए ना। हाँ, मैंने सबको जबरदस्ती किया। अरे ऐसे कोई नहीं, जबरदस्ती मत करो। नहीं नहीं, सब लेडीज है ना, सबको यूजफुल होगा। अच्छा फिर सही है। हाँ हाँ। लाइट ऑन करेंगे प्लीज। मोस्ट वेलकम। तो चलिए अभी डिसीजेस स्टार्ट करते हैं। 16 पेज पे है ना, ये इसमें पेज नंबर मेरे में तो नहीं है, आपके में है? नहीं, इसमें भी गायब है। अच्छा आप लोग पेज के में नंबर भी नहीं, 10। हाँ। तो डिसीजेस है, डिसीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ पेनक्रियाटिक सिस्टम। अच्छा ये है, ओके एक सेकेंड, सॉरी मेरे में 10 नंबर होगा पीछे। पेज नंबर 11। ओके ओके यस यस, ठीक है। पेज नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने 9th से किया था कल। कल हमने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे, ठीक है। ये वाला लिखना। तो पहले हम पढ़ते हैं कैसे कंट्रोल होता है एंडोक्राइन सिस्टम, फिर कैसे कंट्रोल खराब हो जाता है तो डिसीजेस होती हैं, ठीक है? हाँ, तो प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स आर कंट्रोल्ड इन 3 ways, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द लेवल ऑफ हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, through pituitary the master gland, by nervous system mainly through releasing factors secreted by hypothalamus, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो हॉर्मोन्स हैं, जो भी सारे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, उनका रेगुलेशन मतलब हार्मोन कम होना ज्यादा होना 3 लेवल पे डिसाइड होता है, ठीक है। अभी ब्लड में हार्मोन कितना है उसके बेसिस पे वो हार्मोन खुद के ग्लैंड को भी सिग्नल करता है कि अभी मैं सफिशिएंट हूँ, मेरा रिलीज मत करो, ठीक है। जैसे ओवरी से अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, अगर ब्लड में सफिशिएंट मात्रा में निकल गया तो वो खुद ओवरी को सिग्नल जाता है कि मेरा रिलीज अभी रोक दो, ठीक है। तो अपने आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है ना, तो एक लेवल ऑफ कंट्रोल खुद हार्मोन अपने लेवल से करता है।
दूसरा लेवल ऑफ कंट्रोल पिट्यूटरी करता है, जो सबका मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, सारे हार्मोन, सारे ग्लैंड्स को, जैसे थायराइड का थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ऐसे एड्रिनल का एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक। ठीक है, तो एक सेकंड कंट्रोल पिट्यूटरी से होता है। एक Then- सेकंड, ये ब्लड स्ट्रीम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा सा? हाँ, तो एक फर्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल है इन रिस्पॉन्स टू द लेवल्स ऑफ हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। अभी हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में ही निकलता है ना, ठीक है, तो ब्लड में कितना हार्मोन है वो भी एक सिग्नल होता है उस ग्लैंड के लिए कि अभी हार्मोन सिक्रीट करना है या नहीं करना है, या कितना सिक्रीट करना है। ठीक है, दूसरा लेवल ऑफ कंट्रोल पिट्यूटरी की तरफ से। तीसरा लेवल ऑफ कंट्रोल पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है रिलीजिंग फैक्टर्स जो पिट्यूटरी के स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो 3 लेवल ऑफ कंट्रोल्स हमारी बॉडी में है। हार्मोन सोचे मैं कितने इंपॉर्टेंट है हार्मोन का बैलेंस होना, कि 3 कंट्रोल हमारी बॉडी में बनाए हुए हैं, फिर भी इम्बैलेंस हो जाता है, फिर भी इतना हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस होते हैं। ये तो जैसे हस्बैंड वाइफ जैसे हो गए ना, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाँ, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे इसमें हस्बैंड कौन हुआ फिर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस, ही इज द बॉस ना। अभी मनीषा को ये भी चाहिए। बॉस। हाँ, हाइपोथैलेमस बॉस है ना। नहीं अभी उल्टा होना चाहिए। नहीं, एच फॉर हाइपोथैलेमस, एच फॉर हस्बैंड, और P for पी फॉर पत्नी। फीमेल पत्नी। एक और पत्नी। सही है। ये अच्छा। और सारे मिलके बच्चों को कंट्रोल करते हैं, और आजकल के बच्चे तो पता है कैसे हैं। फिर भी control वो मेन है, बच्चे कंट्रोल करते हैं आजकल पेरेंट्स को। नहीं तो यहाँ पे बच्चे हार्मोन है ना, तो ना तो आजकल के बच्चे कंट्रोल होते हैं ना हार्मोन कंट्रोल होते हैं, हस्बैंड वाइफ से मिलके भी। बैलेंस रहता है। कितना इजी वे से समझा रही है बस। ये तो ऐसे ही बातों बातों में निकल गया। घर घर में नहीं हो, घर ऐसे जल्दी समझ में आ रहा है। तो इसी को इन्होंने फर्दर और एक्सप्लेन किया हुआ है कि फीडबैक मैकेनिज्म, कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, नर्वस कंट्रोल। तो जो खुद ही को अपने आप कंट्रोल करते हैं ना चीजें, उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब खुद का लेवल खुद कंट्रोल करना, मतलब हार्मोन कम ज्यादा होता है तो वो खुद ही अपने ग्लैंड को बोलता है कि अभी रहने दो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, कि ब्लड स्ट्रीम में कितना हार्मोन है। उसी को उन्होंने थोड़ा सा वही 3 पॉइंट्स को बाद में और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर थायराइड रिलीज करता है थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन ब्लड में जो T3 T4 है ना, वही थायरोक्सिन हार्मोन है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, T3 T4 पढ़ा था तो भी थायरोक्सिन कहाँ से आ गया। तो थायरोक्सिन T4 का नाम तो कुछ और है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायोडो थायरोनाइन, ये है ना हाँ। T3। तो वो याद करना है क्या? कर सकते हैं। देखो T3 में 3 आयोडीन होते हैं, T4 में मतलब 3 होते हैं, और T3 में 2 होते हैं। तो T3 को थायरोक्सिन बोलते हैं और T4 को ट्राईआइडोथायरोनिन। नहीं भी याद करेंगे नहीं, चलेगा। T4 थायरोक्सिन को बोलते हैं और T3 वो बड़ा वाला है, ट्रायोडोथायरोनाइन। कहाँ लिखा है वो? ये पेज नंबर 6 पे लिखा है ना, जहाँ थायराइड ग्लैंड है वहीं पे लिखा हुआ है, इट्स हार्मोन्स आर थायरोक्सिन एंड ट्रायोडोथायरोनाइन। ठीक है, ठीक है, तो मैंने उल्टा कर दिया। तो देखो T3 मतलब उसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल, ठीक है, और T4 के पास 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए वो T4 होता है और ये T। हाँ, ठीक है, ट्रायो तो मतलब 3 ना, क्या ट्रायो क्या? मतलब हाँ, ट्राई मतलब 3। तो 3 आयोडीन जुड़े हुए होते हैं उससे T3 से, और T4 से 4 आयोडीन जुड़े होते हैं। तो नाम ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ऐसे कौन सा T3 T4 का क्या क्या नाम है बस आप याद रख लो। थायरोक्सिन, T3 T4 सब थायराइड हार्मोन के, थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स है। ठीक है, तो अपना ये लेवल खुद ही कंट्रोल, सारे हॉर्मोन्स, नॉट जस्ट थायरोक्सिन, नॉट जस्ट T3 T4, इन्होंने यहाँ पे थायरोक्सिन का एग्जांपल दिया है। सारे हार्मोन अपने ग्लैंड को बोलते हैं कि अब बस करो। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम लोग बच्चों को फीड कराते हैं, तो बच्चा खुद बोलता है अभी मम्मी पेट भर गया, अभी बस करो, अभी और मत खिलाओ, वैसे ही फीडबैक मैकेनिज्म। देन दूसरा लेवल होता है पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? स्टिमुलेटिंग फैक्टर, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स।
ठीक है। तो थायराइड के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनल के लिए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल के लिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ओवरी के लिए एक दूसरा है LH ल्यूटनाइजिंग। और भी सबके लिए होते होंगे, हमें यहाँ पे ये 4 मेन पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, रिलीजिंग फैक्टर्स, जो पिट्यूटरी के जैसे कि TSH है पिट्यूटरी का हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है TSH RF, मतलब TSH का रिलीजिंग फैक्टर, तो वो TSH RF पिट्यूटरी पे जाके बोलता है अभी TSH को रिलीज करो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ही ACTH का ACTH RF, FSH का FSH RF, यहाँ पे FST लिखा हुआ है, FSH कर दीजिए उसका, LH का LH RF, ठीक है। तो सबका रिलीजिंग फैक्टर वो सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे ही लटका रहता है, छोटा सा। मटर के दाने के समान। हाँ, मटर के दाने। अच्छा, मटर के दाने, हाँ। So apart from this, all muscles and glands have direct nervous connections, and endocrine glands are not the exceptions. That is why emotions, stress directly influence function of these glands. तो कह रहे हैं ये 3 कंट्रोल तो हैं ही, इसके अलावा सारी हमारी बॉडी के हर एक सेल, हर एक पार्ट, डायरेक्ट नर्व्स तो आती ही हैं, हर एक जगह पे नर्व्स हैं, तो डायरेक्ट भी हमारे इमोशंस, हमारे सब कुछ स्ट्रेस लेवल्स डायरेक्टली भी, भाई हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी नर्व्स आ रही हैं, तो हमारा डायरेक्ट भी कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब अभी ये वाला जो कोऑर्डिनेशन है वो ग्लैंड पिट्यूटरी से कंट्रोल होगा, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगा, एंड हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। बट इन जनरल भी पूरा नर्वस सिस्टम इन जनरल भी नर्व्स के थ्रू सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन से पता चला जब हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लो फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो वहां पे टी जो आपका थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन कम होगा, ठीक है, बट TSH ज्यादा होगा, ठीक है। TSH क्यों ज्यादा होगा? वो स्टिमुलेट करेगा ना कि अभी कम प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हाँ, वो ज्यादा होगा, और वो जिसको स्टिमुलेट करेगा, करना है। उसको स्टिमुलेट करने के लिए वो ज्यादा रिलीज होगा, और जिसको स्टिमुलेट करेगा वो कम रिलीज होगा। हाँ, तो जब हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जा रहा है किसी भी कारण से, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर नहीं है, या फिर आयोडीन की कमी है, क्योंकि ये T3 T4 आयोडीन से मिलके बनते हैं, ठीक है, आयोडीन चाहिए इन्हें। तो अगर डाइट में आयोडीन की कमी है तो भी थायरॉक्सिन लेवल्स कम होंगे, या फिर थायराइड ग्लैंड ही फंक्शन नहीं कर रहा है, तो थायरॉक्सिन लेवल्स कम है, तो पिट्यूटरी पे सिग्नल जा रहा है हमेशा ऑलवेज की थायरॉक्सिन कम है, थायरॉक्सिन कम है, थायरॉक्सिन कम है, तो पिट्यूटरी तो TSH अपना रिलीज करे जा रही है, एक्सेस अमाउंट में पिट्यूटरी रिलीज करे जा रही है TSH, भले ही फिर भी पिट्यूटरी TSH ज्यादा रिलीज कर रही है, फिर भी थायरॉक्सिन कम ही रहेगा थायराइड पेशेंट्स में, ठीक है। तो TSH इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिट्यूटरी को सिग्नल मिल रहा है कि थायरॉक्सिन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए थायराइड हाइपोथायराइड में थायरॉक्सिन कम होता है और पर TSH ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन है, ये जो पेज नंबर 10 में डायग्राम है ना, ब्लड लेवल रिस्पॉन्स और नर्वस स्टिमुलेशन, ये सब आएगा क्या एग्जाम में? नहीं, ये रिस्पॉन्स टू हार्मोन? डायग्राम नहीं देखने ना। की, डायग्राम में उन्होंने वही बताया हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायग्राम बनाने को नहीं आएगा ऐसे, नहीं, डायग्राम जस्ट बनाने नहीं, उसके नीचे जो लिखा है ना, वो बहुत बारीक भी लिखा हुआ है, एकदम ब्लर है, लाइट है, वो सब आएगा क्या एग्जाम में? फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, कुछ भी? वो मैं बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने वही चीज को एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे अच्छा। उन्होंने लिखने थायरोक्सिन हार्मोन का एग्जांपल लिया है, वहां पे उन्होंने दूसरे दूसरे हार्मोन्स का, जैसे देख लेते हैं एक बार वो भी, कि सबसे पहले ब्लड लेवल पे लिखा है लो ब्लड कैल्शियम प्रॉम्प्ट्स द पैराथायरॉइड टू रिलीज पैराथायरॉइड हार्मोन विच रेजेस कैल्शियम लेवल्स, द रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायरॉइड इज ऑल्सो इनहिबिटेड। तो मत जाओ उस पे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है।
तो पढ़ने के लिए किसी को समझ में आए तो पढ़ लो, अदरवाइज वो हर एक उसका लिखा हुआ है कि वो अपना खुद का लेवल कंट्रोल करते हैं। जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो पैराथॉर्मोन है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो सिग्नल जाएगा पैराथायरॉयड को कि पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन बढ़ाओ, तो फिर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ब्लड में कैल्शियम वापस से अच्छा हो जाएगा, फिर वो ब्लड का जो नॉर्मल लेवल्स ऑफ कैल्शियम है वो पैराथायरॉयड को सिग्नल करेंगे कि अब लेवल्स को नॉर्मल पे ले आओ, ऐसा। तो वहां पे हार्मोन खुद सिग्नल भी कर रहा होगा, बट कैल्शियम लेवल्स भी एक सिग्नल है कि मेरे हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, जो जिससे कैल्शियम बनता है बॉडी में, मतलब उसका हार्मोन का सिग्नल बढ़ाओ, सॉरी रिलीज बढ़ाओ। ऐसी नर्वस स्टिमुलेशन में उन्होंने वो रहने दीजिए नर्वस सिस्टम वाला भी। Then response to hormones में gonadotropin hormones from the pituitary gland stimulate the sex glands to secrete more sex hormones in the testes. This is testosterone. तो ये जस्ट वही चीज है, अलग अलग हॉर्मोन्स का लिखा हुआ है, मतलब कि सॉरी क्या है, तो हमने पढ़ा ना कि टीएसएच सॉरी एफएसएच और एलएच वो पिट्यूटरी में पढ़ा था, गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ही वो एफएसएच और एलएच ओवरी को भी स्टिमुलेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के लिए, और वो उसको भी स्टिमुलेट करते हैं, टेस्टिस को भी, मेल्स में टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए, तो वही लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अभी हम 11th पेज पे ये जो फ्लो चार्ट है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्यों हाइपोथायराइड में कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, टीएसएच ज्यादा होगा। लोग कहेंगे कि अरे थायराइड का रिपोर्ट निकलवाया है, हार्मोन का आपने टेस्ट कराया टीएसएच T3 का, अभी टीएसएच ज्यादा आया तो सोच सकते हैं कि अरे मेरा हाइपर थायराइड है। नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, खुद को भी हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्ट्स देखनी आनी चाहिए कि टीएसएच ज्यादा है तो हाइपोथायराइड है, ठीक है। तो अगेन ये फ्लो चार्ट मत देखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, वही चीज एक्सप्लेन करी हुई है जो हम अभी तक तीनों पॉइंट्स पढ़े हैं, वो 3 पॉइंट्स आप दिमाग में रखो कि हार्मोन का रेगुलेशन बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। अभी इस पे आते हैं डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो अ ग्लैंड व्हेन इट इज डिसीज्ड प्रोड्यूसेस ईदर लेस और मोर सिक्रीशन, बोथ ऑफ विच आर डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, ठीक है। कुछ भी डिसीज होगी या तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हार्मोन का या फिर कम हो जाएगा, दोनों ही केस में हमारे लिए बीमारी होती है, ठीक है। ज्यादा सिक्रीशन होता है तो उसे बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, लेस होता है तो उसे बोलते हैं हाइपो, ठीक है, हाइपर हाइपो, वो तो इजी है। Tumor in pituitary is one of the reasons of disorder and treatment involves surgical removal of tumor or radiotherapy. कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उस केस में पिट्यूटरी का ट्यूमर का रिमूवल करना पड़ता है रेडियोथेरेपी से। मतलब मटर के दाने जितना छोटा है उसमें भी ट्यूमर हो सकता है, मतलब कैसे कैसे, मतलब क्या मतलब बढ़ सकता है, वो मोस्टली ट्यूमर होगा तो वो साइज बढ़ेगा और उसके सारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम क्यों दिए हुए हैं फिर से, हाइपो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये नाम दिए हुए हैं, ये अभी हम मुझे लगा साइंटिस्ट की फोटो लगेंगे अभी देखो मैंने ये तो कुछ और। ये उन बीमार लोगों के मतलब बीमार नहीं, जिनको ये हार्मोनल इम्बैलेंस अच्छा, मुझे भी यही लगा साइंटिस्ट। तो अभी ये जो 3 नाम दिए हुए हैं यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन में वो सारी डिसीजेस पड़ती हैं, ठीक है, क्या क्या होती हैं वहां पे, पता नहीं क्यों ऊपर उन्होंने 3 अलग से ऐसे हाईलाइट किए हुए हैं। तो एक एक करके हर एक हार्मोन की कमी या ज्यादा से क्या डिसीज होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो इफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, और सबसे कौन सी ग्रोथ के लिए, मेनली फिजिकल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन बचपन से ही नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बचपन से ही कम है ग्रोथ हार्मोन तो बताओ क्या होगा, पौने रहेंगे, ठीक है।
तो उसको बॉनी को इंग्लिश में ड्वार्फ बोलते हैं, तो वो बीमारी को क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ठीक है, सिंपल। और बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? अननेचुरली गाइगेंटिज्म। ठीक है, कहते हैं ना जायंट, तो गाइगेंटिज्म। चाचा चौधरी के साबू को था, अब याद आया मुझे, गाइगेट। अब वो जुपिटर से आया था, उसको वहाँ ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो ये इजी है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा। खल्ली का वही हो गया ना एग्जाम्पल, खल्ली वो ज्यादा ही हाँ। लंबा है ना। हाँ हाँ चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा तो लंबा ये बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन कम है तो बॉना, और बचपन से ही ज्यादा है तो गाइगेंटिज्म। ठीक है, खाली। तो खली। ठीक है, अच्छा, कम है तो और क्या क्या, ड्वार्फ में और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? ठीक है, देयर इज डिले ऑफ डेंटिशन, मतलब दांत देर से आएंगे। सेक्सुअल मैच्योरिटी देर से होगी बट होगी। ठीक है, एंड ऑफ स्केलेटल डेवलपमेंट बट नॉर्मल मेंटल ग्रोथ। तो ड्वार्फ्स की मेंटल ग्रोथ पे दे आर एज गुड एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, थोड़ा सा डिले होगा सब चीजें, मेंटल ग्रोथ में तो कोई डिले नहीं होगा, बाकी चीजों में थोड़ा डिले होगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अदरवाइज एट एडल्टहुड दिस ड्वार्फ इज फिजिकली, मेंटली एंड सेक्सुअली ओके। तो दे आर एज गुड एज नॉर्मल, बस उनकी हाइट छोटी रह जाती है ड्वार्फ की। ठीक है, if the growth hormone is more from birth there is gigantism where the skeleton is tall। ठीक है, बस लंबे हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होती। अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन में ठीक था, एज के साथ बढ़ने लगा, ठीक है, अभी हमारा बोन्स क्या होते हैं, एक हद तक बढ़ते हैं, उसके बाद बोन्स में ना कैप बन जाती है, तो उसके बाद वो लंबे नहीं हो सकते। अब उस कंडीशन के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, तो अभी बोन्स तो उतने ही है, बोन्स की कैप लग गई है, तो वो अननेचुरली इधर उधर से साइज कहीं कहीं से तो बढ़ेगा, तो उसे एक्रोमेगेली हो जाएगी। एक्रोमेगेली मतलब डिस्टॉर्टेड जॉ, मतलब मेनली वो जॉ का ना साइज इधर उधर से अनप्रोपोर्शनेटली बढ़ता है उन लोगों का। ठीक है, वेयर चेंजेस अकर इन बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज मोस्टली ऑफ हैंड, स्कल एंड जॉ। ठीक है, hand and feet are large, overgrowth of jaw and a gorilla like appearance is seen। तो एग्जैक्टली सारे आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस एक्रोमेगेली में ये डिसीज का नाम याद करिए। अगर एक एज के बाद, एडल्ट एज में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो एक्रोमेगेली होती है, और वहां पे मतलब मेनली ओवरग्रोथ ऑफ जॉ, मेनली जॉ वाला जो रीजन है वो ऐसे मतलब बड़ा सा हो जाए। ठीक है, अभी आई थिंक रामायण में एक राक्षस था जिसके हाथ लंबे होते रहते थे और राम जी काटते रहते थे और लंबे होते थे। कौन सा था? बचपन में एक रामायण देखा उसमें था। बहुत राक्षस हैं, अभी वाली नहीं देख रहे रामायण, खत्म ही नहीं हो रहे राक्षस और सारे ह्यूज हैं। तो हमने तो देखना ही छोड़ दिया अभी वाली रामायण। अभी तक देख रहे थे, अब छोड़ दी 2 हफ्ते पहले से, बहुत खींच रहे हैं। हाँ बट मजा आ रहा है फिर भी। अभी आया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स थे, ग्रोथ हार्मोन ही को इन्होंने किया है कवर। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के और तो बहुत सारे हॉर्मोन्स थे, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ग्रोथ हार्मोन को कवर किया है। एक सेकेंड, हाँ, अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो 2 हॉर्मोन्स थे, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो ये भी अगेन बहुत ट्रिकी है, इसको याद रखना। एंटी डाययूरेटिक मतलब ये यूरिन से वाटर निकालता है, तो यूरिन से वाटर कंट्रोल करता है। तो एंटी डाययूरेटिक अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। वाटर ठीक कम है, होगा उसमें। है ना। इट ADH causes kidneys to conserve water in high concentration, it increases blood pressure। देखो, यूरिन से पानी अगर प्रॉपर यूरिन कंसंट्रेटेड रहेगा, पास नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। एन इंजरी और ट्यूमर डैमेजिंग एनी पार्ट्स ऑफ द ADH रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कॉजिंग टू लिटिल ADH प्रोड्यूसेस। हाँ, ठीक है, तो ADH अगर ज्यादा होगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड पास होगा, या प्रॉपर यूरिन से अच्छे से हमारे सोडियम पोटेशियम पास नहीं होंगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ADH कम होगा, ठीक है, तो ADH कम होगा तो यूरिन
ज्यादा पास होगा, वाटर ज्यादा निकलेगा यूरिन से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वाटर डायबिटीज या फिर डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो ये हमारी शुगर वाली बीमारी नहीं है, शुगर वाली बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो अगर यूरिन ज्यादा निकलेगा तो उसमें सोडियम एंड पोटेशियम ज्यादा निकलेंगे, तो उससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता लो है, हो सकता है। कह सकते हैं, पर इन्होंने ब्लड प्रेशर का फंडा सिर्फ उसी में दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली सिर्फ हम लोग सिर्फ ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत कुछ मिक्स मैच होता है। तो एग्जैक्टली नहीं कि हाँ बस एडीएच देखा ब्लड प्रेशर हाई होगा, जरूरी भी नहीं है, होता भी हो, ठीक है ना। जस्ट हो सकता है कि यूरिन कंसंट्रेटेड पास हो रहा हो, यूरिन में जलन होती हो। तो ये हम जस्ट एक सिनेरियो देखते हैं। ह्यूमन बॉडी बहुत वेरीड है, तो डॉक्टर्स के पास बहुत अलग अलग केसेस आते होंगे, तो जस्ट इतना सिंपल नहीं होता होगा, ठीक है। तो हमारे लिए याद करने के लिए बस हमारे लिए इतना ही याद रखना है कि अगर कम है तो वाटर डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, और अगर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, चाय कॉफी पीने के बाद ज्यादा यूरिनेशन क्यों आता है? होता है ना कि चाय कॉफी पीते हैं तो या ज्यादा यूरिन पास होता है, तो वो एडीएच का सिक्रीशन को इनहिबिट करती है चाय कॉफी, ठीक है। तो नहीं पीना चाहिए। वो तो कंट्रोवर्स, अभिषेक कह रहे तो नहीं पीना चाहिए। आज तक कहीं नहीं सुना कोई कहता हो टी कॉफी पीना चाहिए, सब यही कहते हैं नहीं पीनी चाहिए। सो मनीषा ने पर वो छोड़ दिया लगता है। अपने मुंह से नहीं बोलूंगी, नहीं, मुझे तो बहुत, मेरे को बहुत पसंद है। नहीं नहीं पीते ना तो बहुत हेड पेन होता है। हाँ मैं भी अभी पी के ही बैठी हूँ, पता है, नहीं तो मतलब हम लोग जाते हैं ना वाईबीएन, नहीं पीते ना तो फिर बाद में हेड पेन होता है। इसलिए एक टाइम तो पीते हैं एटलीस्ट मॉर्निंग में, इवनिंग में नहीं पीते। मैम मुझे टी कॉफी से एसिडिटी होती है। हाँ, बहुत लोग को होती है। हाँ, मुझे भी हार्ट बर्न होता है कई बार, और आई हेडेक हैव तो नेवर होता है। आई हैव नेवर हैड अ मिल्क फ्रॉम लास्ट 2 years, क्योंकि मुझे अच्छा, मिल्क से भी एसिडिक फील होता है, मतलब एसिडिटी कफनेस होता है। दही पीते हो फिर? दही दही छाछ? दही छाछ, या आई हैव बटर मिल्क, एंड ये मेरी मम्मा है 48 YTTC। हेलो। अरे वो आपका माइंड। कर रही हैं? अच्छा। नमस्ते। यस शी इज। मैंने उनको बोला मम्मा एक्चुअली मेरा TSH बढ़ गया था नवंबर में, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर। तो ये मैंने मम्मा को बोला कि मैं खुद सुन रही हूँ, तुझे पता है आज का लेक्चर किसके ऊपर है, इट्स अबाउट थायराइडिज्म। तो मैंने निकाला था, इवन शी इज लिसनिंग, सो शी इज लाइक कि आज ये अभिषेक सर की मैम है, अच्छा वाइफ है, लाइक यार राइट। तो इवन शी इज अच्छा, लिसनिंग टू आवर लेक्चर्स। ग्रेट। चलो बढ़िया, पूरी फैमिली एजुकेट हो रही है। या थैंक यू। हेलो। तो चाय कॉफी को छोड़ दो, मतलब छोड़ो मत, चाय कॉफी वाली इसमें से लाइन छोड़ दो। तो यूरिन हाँ, कितने बार जाना है वो एडीएच पे नहीं डिपेंड है, उस पे सिर्फ वाटर, उसमें जो वाटर है यूरिन उस पे कितनी बार कंट्रोल जाना है है ना। वो। नहीं नहीं, देखो यूरिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एडीएच एक फैक्टर है यूरिन कंट्रोल करने का, ठीक है। तो और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, तो हाँ ऐसा क्योंकि सिर्फ यहाँ चाय कॉफी से एडीएच इनहिबिट होता है तो भी यूरिन ज्यादा मतलब बार बार जाना पड़ता है, सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। नहीं, ये तो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि चाय कॉफी पी के यूरिन आता है, तो जस्ट वो फॉर अ टेम्पररी हाँ, टाइम भी है, ऐसा नहीं कि वो वो पूरे दिन एडीएच का। रहता है, नहीं मुझे भी हाँ, होता है। पीने एक हाँ, बार जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हाँ। होता। तो एडीएच का फंक्शनिंग को वो फॉर अ टाइम बिंग इफेक्ट करता होगा, नॉट हम्म, फॉर होल डे, या फिर उसका मैकेनिज्म ही खराब कर देती है चाय कॉफी, नहीं ऐसा नहीं आप तसल्ली दे रहे हो अपने आप को। होता। ऐसे समझ लो, मतलब सबको दे रही हूँ। मैम एक पूछना था मुझे कि ये जो यंग गर्ल में जो टीएसएच ज्यादा होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू पीसीओडी। पीसीओडी का, टीएसएच की वजह से पीसीओडी हो सकती है, वाई नॉट अदर वे राउंड। ओके, मतलब पीसीओडी का एक सिम्टम, मतलब दोनों या पीसीओडी पीसीओएस दोनों भी, तो पीसीओडी पीसीओडी पीसीओएस दोनों।
पीसीओडी पीसीओएस एक ही बात है। अभी पीसीओडी नहीं बोलते, पीसीओएस बोलते हैं। पहले पीसीओडी बोलते थे, उसे खाली एक डिसीज मानते थे। अभी उसे सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी डिसीजेस एक साथ, ये बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ। तो हो भी सकता है, मोस्टली तो यही होता है कि जिसको पीसीओएस पीसीओडी होता है उसको थायराइड हाइपो होता है मोस्टली। बट कौन सी वजह से क्या हुआ है, मोस्टली हाइपोथायराइड की वजह से पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा है, पीसीओडी की होने की वजह से हाइपोथायराइड होने के चांसेस कम है, मतलब। ठीक है। अभी देन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हमारा मिल्क सिक्रीशन के लिए होता है। यहाँ पे डिसीज नहीं लिखी हुई है, ये बट प्रोलैक्टिन भी मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीटॉक्सिन भी किसी को करता है, तो हाउ आर दे डिफरेंट? मनीषा मनीषा, ये एग्जैक्टली यही पॉइंट कल डिस्कशन में था। अच्छा, हाँ कल हुआ था ओके, डिस्कस। मैंने सुना नहीं, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग अभी सुनी नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। कोई सो नहीं दे कोई आर नहीं। डिफरेंट। हाँ, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। पर ओके प्रोडक्शन पर मिल्क सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है। बाहर कैसे निकलेगा, तो वो ऑक्सीटोसिन की ओके वजह से। ओके, ठीक है, थैंक यू। कई बार मतलब यहाँ पे एक्चुअली डिसीज नहीं दी हुई, बोला गया है कि जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं ना लेबर इंड्यूस करने के, कि बेबी नीचे आ गया है बट लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और कई कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए ना, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, तो उसको कॉन्ट्रेक्शन, कंट्रोल करने के लिए क्या, या उसको नहीं नहीं, स्टिमुलेट? कॉन्ट्रेक्शन, लेबर लेबर पेन होने के अच्छा, लिए। ओके ओके। ऑक्सीटोसिन के दो काम होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और मिल्क सिक्रीशन। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, और जानवरों को भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया यस, जाता है, जो कि काउ बफेलो। तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है मिल्क सिक्रीशन के लिए। It also used following childbirth to contract uterine muscles to normal size and minimize risk of hemorrhage. तो ये एक बात दी हुई है कि हो सकता है किसी किसी को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है ना आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। देन आते हैं थायराइड के डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो पिट्यूटरी में हमने पढ़े गाइगेंटिस, ड्वार्फिज्म, सॉरी टू डिस्टर्ब, ऑक्सीटॉक्सिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, मैंने पढ़ा था कहीं पे। वो क्यों तो कहते हैं? लव हार्मोन भी कहते हैं उसको। पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। हगिंग, कडलिंग, ये सब करने से वो बढ़ता है। या आई कह रेड इट सकते मेनी टाइम्स, यस। ओके ये भी बोलते होंगे, मतलब मुझे नहीं आइडिया, याद नहीं मेरे को। ओके, ठीक। जनरली होता है ना कि बच्चा जब सक करता है तो सिक्रीट होता है मिल्क, तो मे बी वो फंडा होता हो उसका। मैम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है क्या? यस यस। हार्मोन है जो इंजेक्शन फॉर्म ओ, में आरटी दिया जाता है, कभी कभी किसी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। मतलब बॉडी से रिलीज होता है। बट कुछ कुछ अगर लेबर पेन नहीं होते हैं तो दिया जाता है। अमिता जी कुछ। हाँ मतलब ये जो काव और बफेलो को जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं ना। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई आ रही है आपकी। हाँ तो काव बफेलो को देते हैं ना ऑक्सीटोसिन, इसकी वजह से वो जो दूध जो है हम पीते हैं ना, वो बराबर नहीं होता है, तो इसलिए वो यंग गर्ल्स या नहीं पिए तो ज्यादा अच्छा है मिल्क। हम्म उससे ये सब बीमारी होती है, इसलिए सब लोग वीगन बन रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्ट हम्म। नहीं यूज करना है, हाँ, क्योंकि क्योंकि मिल्क वो, है वो बराबर नहीं है। हाँ क्योंकि वो हॉर्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए वो नेचुरल नहीं हाँ आ रहा है, जिसकी हाँ तो वजह से और इसीलिए प्रॉब्लम्स है। या जिसको पीसीओएस होता है ना, उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको मिल्क नहीं लेना है, मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेना है। क्योंकि वो हार्मोन वाले मिल्क से हमारी बॉडी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो बट कर्ड भी इसमें नहीं लेना, कर्ड भी नहीं लेना फिर? नहीं, कर्ड भी नहीं लेना है। ओके मतलब कर्ड लेना है, लेकिन आलमंड मिल्क या सोया मिल्क आप बना के उसमें से आप बना सकते हो। ऑप्शंस आर देयर। मतलब ओके। वेगन। वीगन वीगन। और फिर तो वैसे वाले दूध की चाय भी नहीं पीनी है। फिर चाय तो चाय तो पीनी ही नहीं है ना, चाय तो पीनी ही नहीं है। आलमंड मिल्क लेना है, सोया मिल्क लेना है। चाय पी सकते हैं। इतनी महंगी। उसकी चाय अभिषेक अच्छी उसकी नहीं चाय बनती, मैंने पिएगा ट्राई की हुई है, उसकी चाय अच्छी नहीं बनती है, मैंने ट्राई की है आमंड मिल्क की। और फट भी जाती है। यस, फट जाती है हमेशा, वो नहीं पी सकते।
छोड़ो फिर, हाँ। अच्छा, वैसे मैंने ना एक स्टडी अभी रिसेंटली कहीं पे तो स्टडी पढ़ी थी कि जो इंजेक्शंस काऊ बफेलो को दिए जाते हैं तो इतना भी हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि वो उनको एनिमल वाले हार्मोन दिए जाते हैं। तो एनिमल हार्मोन और ह्यूमन हार्मोन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, तो वो हमें उस लेवल पे हमारे बॉडी को वो नहीं करते, हार्म नहीं पहुंचाते। ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा था स्टडी, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टडीज आती रहती हैं। तो किसी ने बोला था कि इतना भी ज्यादा उसको हाइप मत करो, इतना ज्यादा परेशान मत हो। उसका उसका दूध का बिजनेस होगा जिसकी ये स्टडी होगी। और मैंने ये सुना था कि जो ठीक है। दूध काव का जो दूध है उसके बच्चे के लिए होता है, काफ के लिए होता है, वो तो इंसानों के सावन बच्चों के लिए सावन नहीं सर का होता। है ना, तो सावन सावन सर सर हमेशा बोलते हाँ, हैं। सावन सर ने बोला होगा, कहीं और भी पढ़ा है मैंने। तो वो तो सावन सर को मिल्क को नॉनवेज बोलते हैं। वे हाँ, हम करेक्ट। कृष्ण जी को फॉलो करते हैं। कृष्ण जी कितना दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, तो हम बस कृष्ण जी की पूजा करके पी लेते हैं। और कोई भी चीज लिमिट में ले तो कुछ नहीं होता है, ये तो मुझे मेरा मानना है। तो चाय कॉफी हाँ, भी एक एक कप शाम सुबह ले गए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन निसर्गहार में सर ने लिखा इट इज नॉन वेजिटेरियन। हाँ, सर तो दूध को मना करते, सर कहते कि वो तो ओनली छाछ पी, फूड दही भी नहीं, फूड छाछ। पॉइजन है सर के हिसाब से दूध। हाँ, फूड पॉइजन, वाइट पॉइजन। मैं तो काफी सालों से छोड़ दी हूँ। सूट ही नहीं, मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लेती। अभी से तो आप उससे चाय हेल्थ अच्छी हो गई क्या अर्चना? उससे हेल्थ अच्छी हुई क्या? हाँ ठीक रहता है, पेट अच्छा है, ठीक है, अच्छा, डाइजेशन ओके। अच्छा है। हल्कापन लगता है थोड़ा। फिर कैल्शियम के लिए क्या लेते हो? फ्लैक्स कैल्शियम सीड्स? तो पढ़ा ना निसर्गार में। कैल्शियम तो के बहुत सारे साधन है ना। नहीं, ज्यादा क्या है, क्या कैबेज लेते हो? है, ड्रम स्टिक है, सारी चीजें हैं लेकिन सब। ओके माँ। कैल्शियम ना मिल्क से ज्यादा अपनी हरी सब्जियों में ज्यादा अच्छा कैल्शियम होता है। दे आर ओके। निसर्गहार बुक में पीछे दिया हुआ है सब क्वेश्चन आंसर में। ओके, अभी चलिए, पढ़ना है। अभी थायराइड डिसऑर्डर्स पे आते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो यानी कि थायराइड हार्मोन कम है, ठीक है। इफ द सिक्रीशन ऑफ अच्छा, हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, पर थायराइड हार्मोन्स फिजिकल और मेंटल मेंटल। दोनों। तो if the secretion of this gland is less at birth and during childhood, it produces cretinism, which is characterized by retarded physical, mental and sexual development, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन से सेक्सुअल डेवलपमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पर हाइपोथायराइड है बचपन से, ठीक है, बड़े होके नहीं, बचपन से ही कम है, तो उस डिसीज को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। और उससे फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल तीनों ही टाइप की ग्रोथ जो है वो रिटार्टेड हो जाती है, ठीक है। बीएमआर लो रहता है हमारा जिसकी जो भी हाइपोथायराइड होता है उसको वेट लूज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता है, तो उनकी बॉडी मेटाबोलाइज करती ही नहीं है एनर्जी को, ठीक है, वो कार्ब्स को। लोअर रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, रिंकल्ड स्किन। तो इतने सारे सारे सिम्टम्स याद करने की जरूरत नहीं है। लो बीएमआर, लो फिजिकल, रिटार्टेड फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। Thus note the difference between GH deficiency dwarfs which are otherwise normal, but these cretins are abnormal, rather retarded physically, ठीक है। तो dwarfs जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बस छोटे होते हैं, बट cretins जो होते हैं वो abnormal ही होते हैं, ठीक है। इफ द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज लेस आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, तो एक एज के बाद हाइपोथायराइड हुआ तो फिर क्या होता है, तो पता ही है हाइपोथायराइड के तो आसपास बहुत सारे केसेस होते हैं कि थोड़ा सा वेट गेन होता है। क्योंकि वेट गेन क्यों होता है, क्योंकि बीएमआर लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म, बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट विच इज लो। लेथार्जी, अभी ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म लो है तो एनर्जी मिल ही नहीं रही है बॉडी को, जो भी हम खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होके वेट बढ़ा रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहा है, तो उन लोग को थकान थकान फील होती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे लोग जैसे अगर जिम ज्वाइन करते हैं हम्म, तो उन्हें कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, एनी आइडिया? नहीं, जिम से फैट कम होगा, मसल बिल्डअप होगा, तो अल्टीमेटली फैट तो कम होगा, बट एनर्जी के लिए हार्मोन को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, मतलब जो भी, या तो टैबलेट से या फिर कुछ डाइट चेंजेस करके आपको थायराइड तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो थके थके रहते हैं, वेट गेन होता है,
और कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्लगिश रहते हैं, पल्स रेट, बीएमआर सब कुछ उनका स्लो स्लो रहता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, क्योंकि क्यों फैट बढ़ रहा है, जो भी हम खा रहे हैं विच इज दैट इज इंक्रीजिंग फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, एनर्जी नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है। और हायर लेवल्स ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। T3 T4 कम रहेंगे पर TSH ज्यादा रहेगा, क्योंकि TSH हमेशा पिट्यूटरी को सिग्नल रहेगा, T3 T4 नहीं है, तो पिट्यूटरी TSH सिक्रीट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, थर्ड लाइन मैंने छोड़ दी थी, द पर्सन में हैव एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड नोन एज गॉइटर, ठीक है। तो किसी किसी को वो आयोडीन कहते हैं ना, कि वो ऐड देखा होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, वो बहुत ऐड गले दूरदर्शन, तो वो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, वो अजीब सा फूला फूला दिखता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो वो बड़ा हो रहा है कि शायद मैं बड़ा होके मतलब अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लूं, तो वो साइज में एनलार्ज होके कोशिश करता है कि मैं अपना एफिशिएंसी को बढ़ा लूं। हर केस में, हर हाइपोथायराइड के केस में गॉइटर नहीं होता है, गॉइटर उस केस में होता है जहाँ पे आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइड, ठीक है। द क्लिनिकल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइपोथायराइड, तो हाइपोथायराइड के लिए क्या क्या टेस्ट होंगे, अब यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, लिपिड प्रोफाइल वगैरह वो सब कुछ। सबसे मेन क्या है, हम क्या करते हैं, TSH T3 T4 का T4 एक्सरे भी करते हैं कोई कोई कि नहीं नहीं सॉरी कुछ और कह रहे हैं कि इट इज क्लेम दैट इंक्रीज। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि दांतों, जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो डेंटिस्ट एक्सरे करते हैं कई बार दांतों का, तो उस समय ना एक थायराइड गार्ड पहनना जरूरी होता है, ठीक है। तो हमेशा ये एक अवेयरनेस रखिए कि डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट एक्सरे करे तो थायराइड गार्ड पहनाएं, क्योंकि बार बार अगर एक्सरे करवाते हैं दांतों का, तो वो एक्सरे की जो रेडिएशंस हैं वो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या लेते हैं, थायराइड ग्लैंड अगर हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है तो थायरोक्सिन की टैबलेट दी जाती है, ठीक है। डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं, तो करके देख के, नहीं तो थायरोक्सिन की टैबलेट इट इज वेरी सेफ टू यूज, काफी लोग लेते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डोजेज में, कितना कम है उसके हिसाब से वो डोसेज रहती है, 25, 50, 75 ऐसे करके, ठीक है। तो अभी आया हाइपरथायराइड, यानी कि थायराइड टॉक्सिकोसिस, मतलब थायराइड हार्मोन बढ़ गया है। उनको क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट सिम्टम्स, उनकी बीएमआर हमेशा हाई रहेगी, इतना ज्यादा मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा, जो भी खाएंगे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाइपर एक्टिव रहते हैं, हाई पल्स रेट रहता है, और वो वेट गेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो हमेशा पतले रहते हैं। देखो लिखा है पर्सन इज हाइपर इरिटेबल, मतलब इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है ना कि वो भी गलत है, कि उसको फिर काम डाउन करना ही मुश्किल होता है, मतलब दूसरे को इरिटेट करे। तो दूसरे को आजकल irritate। बच्चे तो ऐसे ही हैं, हाइपर हैं, इरिटेबल हैं, फिजिटिव हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, सारे सिम्टम्स, अगेन सारे सिम्टम्स याद करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, जो जो समझ में आए अपने आसपास के जो सिनेरियो से जो याद हो सकते हैं। तो ये 3 मेन थे, हाई बीएमआर, हाई पल्स रेट, किसी किसी में ग्लैंड एनलार्ज हो सकता है, पर्सन इज हाइपर इरिटेबल, ठीक है, बस इतना। अभी एक यहाँ पे दिया हुआ है, किसी किसी की आईज प्रोट्रूडिंग होती हैं, जिसको हाइपर थायराइड होता है, मतलब ऐसे फूली फूली सी आईज हो जाती है। लिड लैग लिखा है इसमें, इफ अ पर्सन इज आस्क्ड टू लुक टॉप टू बॉटम विद ओनली आई मूवमेंट, द आई बॉल विल मूव एंड देयर इज डिले इन द मूवमेंट ऑफ आईलिड, इसे लिड लैग बोलते हैं, मतलब उसे आंख ऐसे करने को बोला जाएगा तो ये पुतली पहले आ जाएगी और ये जो लिड है वो बाद में झपकेगी, तो ये हमारे लिए नहीं है, मतलब जिनको हाइपरथायराइड होता है, ठीक है। तो ये लिड लैग करके, बस सब लोग करके मत देखो। अपनी अपनी पुतली मत देखो। तो अगेन उसके लिए भी क्या टेस्ट है, T3 T4 TSH, ठीक है। तो यहाँ पे T3 T4 बड़े हुए होंगे और TSH हमेशा लो होगा, क्योंकि TSH को तो हमेशा सिग्नल आ रहा है, अरे मैं बहुत हूँ, मत सिक्रीट करो TSH पिट्यूटरी को। हाँ, पिट्यूटरी को हमेशा सिग्नल हो रहा है कि अरे मेरे पास बहुत T3 T4 है, TSH मत सिक्रीट करो, ठीक है। अभी आते हैं हमारा पैराथायराइड का डिसऑर्डर। तो पैराथायराइड में भी अगेन हाइपर हाइपर,
ठीक है। तो हाइपर में पैराथॉर्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा, किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। कहीं पे भी कोई चीज हाइपर है तो हो सकता है कुछ ट्यूमर हो, वहां के सेल्स बढ़ गए हो, तो सेल्स बढ़ गएंगे तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे। तो पीटीएच का सिक्रीशन, पीटीएच यानी कि पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है बोन्स आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड सॉफ्ट एंड डिफॉर्म मोर इजली फ्रैक्चर। तो ऐसा क्यों लिखा है? excess calcium and phosphate released into body fluids may be deposited in abnormal places are thrown out of body। हाँ, समझ कि आया समझ में ऐसा क्यों है? कैल्शियम कम हो गया ना इसीलिए। तो पैराथॉर्मोन क्या है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हमारे कैल्शियम जो भी हम डाइट में लेते हैं, 99% कैल्शियम हमारे कहाँ पे जाता है डाइट में से? बोन्स में। बोन्स में, ठीक है। हमारी डाइट का सिर्फ 1% कैल्शियम ब्लड में रहता है, पर जितना ब्लड में रहता है उतना ही ब्लड में रहना चाहिए। ब्लड में कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ब्लड में बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन क्या है? ब्लड कैल्शियम, जो भी सारे हॉर्मोन्स हैं वो ब्लड में रिलीज होते हैं, तो वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है पैराथॉर्मोन, ब्लड पर ब्लड की कैल्शियम को, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन बढ़ जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, ठीक है, बोन से घटेगा। तो ये मैं सोचना रही पैराथॉर्मोन बढ़ गया तो बोन ज्यादा हार्ड हो जाएंगे क्योंकि कैल्शियम ज्यादा आएगा बोन्स में। नहीं, वो बोन से कैल्शियम खींच खींच के ब्लड में बढ़ाएगा पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो ब्लड का कैल्शियम बढ़ेगा और बोन्स का घटेगा, तो बोन्स सॉफ्ट होते जाएंगे और ऐसे डिफॉर्म हो सकते हैं, और ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम आएगा। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम ब्लड में है तो कहीं कहीं जाके यूरिन में एक्स्ट्रा कैल्शियम पास होगा, किडनीज में स्टोन्स हो सकते हैं। तो ब्लड का 1% कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बोन्स हाइपो में क्या होगा? अभी हाइपर क्यों होता है? किसी ट्यूमर हो सकता है पैराथायराइड ग्लैंड में। हाइपो कब है? कुछ इंजरी हो गई उस एरिया में, पैराथायराइड एरिया, पैराथायराइड ग्लैंड जहाँ पे, या फिर कुछ थायराइड ग्लैंड की सर्जरी है जिसके साथ एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड भी निकल गया, क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पास से जुड़ा हुआ ही होता है। तो उसके साथ थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के टाइम पे पैराथायराइड ग्लैंड भी एक्सीडेंटली रिमूव हो गया, तो पीटीएच हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा? जस्ट उसके रिवर्स सिस्टम, ठीक है। बोन्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि एक होता है ना कि बोन्स जो होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं, बट बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड हो जाएंगे तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड का कैल्शियम कम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा होगा हाइपर पैराथायराइड तो ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा बोन्स से निकल के। हाइपो है तो बोन्स में बहुत ज्यादा कैल्शियम चला जाएगा, ब्लड से कम हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है एबनॉर्मली एक्साइटेबल नर्वस सिस्टम, टेटनिक कॉन्ट्रेक्शंस, ये सब मत पढ़ो। टेटनिक कॉन्ट्रेक्शंस तो कैल्शियम अगर ब्लड में कम होता है तो टेटनिक कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, जो टिटनेस जैसा जो होते हैं ना वैसा कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं। अच्छा, ब्लड में कैल्शियम क्यों चाहिए? ब्लड में कैल्शियम क्या काम करता है? अनु अनम्यूट करिए। क्या क्या? अनु म्यूट पे हो, अनु म्यूट पे हो। म्यूट पे तो सुनेंगे नहीं ना। प्लेटलेट्स के साथ काम करता है क्या कैल्शियम? अगर कोई हाँ। इंजरी हुई तो वहां पे। तो ब्लड मतलब जो है ना, कैल्शियम जो है प्लेटलेट्स के साथ काम करता है, को तो हमारे को कट कहीं ना कहीं लगते ही रहते हैं ना। तो जिसको पैराथायराइड हाइपोपैराथायराइड होगा ना, जरा सा भी कट लगेगा तो जैसे वो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और कैल्शियम जो है सिग्नलिंग के लिए भी जरूरी होता है तो सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। नर्व इम्पल्स ट्रांसफर सिग्नलिंग के लिए जरूरी होता है, तो सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो इसलिए टिटनेस कॉन्ट्रेक्शंस हो सकते हैं। फिटनेस क्या होता था? टिटनेस बैक्टीरिया भी वो हमारा सिग्नलिंग ही खराब कर देता है ना कुछ, तो मतलब ऐसे लॉक्ड जो हो जाता है ना टिटनेस में, क्या होता है एग्जैक्टली? एग्जैक्ट किसी को पता है टिटनेस के सिम्टम्स क्या 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 पूछ होते रहे हो? टेटनस? क्या बोला? हैं?
टेटनस टिटनस, जो इंजेक्शन जो लगाते हैं वो कह रहे हाँ हो? मतलब, हाँ मतलब टिटनस में होता क्या है, टिटनस बीमारी है ना एक। उसका तो इंजेक्शन होता है ना कि इन्फेक्शन ना हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। एंटी टिटनस इंजेक्शन होता है। अच्छा। तो मतलब टिटनस क्या करती है, अगर टिटनस एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है, तो वो क्या करता है कि वही हमारी जो पैराथॉर्मोन की कमी से जो होता है ना, हमारी सिग्नलिंग खराब हो जाती है, वही वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है कि बॉडी की जो नर्व्स की सिग्नलिंग है वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो वो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, मतलब ना लॉक्ड जो हो जाता है, उनका मुंह जबड़ा बंद हो जाता है, जिसको टिटनस होती है ना, तो ऐसा जबड़ा बंद हो गया, खोल ही नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। तो इट इज वेरी मतलब डेंजरस डिसीज। चलिए, इन टूडेज टाइम डिसऑर्डर्स लाइक ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज वाइडली फाउंड अपार्ट फ्रॉम डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। लैक ऑफ विटामिन डी इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम ट्रीटमेंट इन। अच्छा, अभी पैराथायरॉयड ग्लैंड कम है तो बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना, ज्यादा हो जाएंगे। बट पैराथायरॉयड ग्लैंड ज्यादा है तो बोन्स वीक हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि बोन्स की जो वीकनेस वाली डिसीजेस होती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया, मतलब बोन्स थोड़े से वीक हो रहे हैं, खोखले हो रहे हैं, ठीक है। तो वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के मेल फंक्शनिंग की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर विटामिन D3 और कैल्शियम की डाइट में कमी की वजह से भी हो सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ऐसे में हम जो भुजंगासन करते हैं वो सब हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है ना, जिसमें भी हम नेक को स्ट्रेच करते हैं, हाँ। या हलासन में कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब आगे करना है मत्स्य आसन भी बहुत अच्छा है। मत्स्य आसन, सिंह गर्जना जो करते हैं। हाँ, अपना जीवा बन से ब्रह्म मुद्रा, सिंह मुद्रा कर लेके निपटा लेंगे। चाहते हैं करें क्या? अच्छा, पेन कंटिन्यू करें। कर Yes, लेके ma'am. करेंगे। तो अभी हम आते हैं पैनक्रियास के डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। तो पैनक्रियास कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर टाइप्स ऑफ सिक्रीटरी टिश्यूज। अगेन ये पैनक्रियास का एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन इन्होंने दोबारा समझाया हुआ है। तो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? पैनक्रियास डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स जो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जाके इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडनम, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें जाते हैं, वहां पे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? पैनक्रिया सीधे डायरेक्ट ब्लड में अपना हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है पैनक्रिया? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, तो पैनक्रियास के कौन से सेल्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं? अल्फा एंड बीटा। हाँ, और उनको बोलते क्या है अल्फा बीटा दोनों को? यही आइलेट्स ऑफ आइलेट Islets ऑफ of Langerhans। Langerhans. लंगर से याद करना है, हाँ रंजीत जी। नहीं लंगर तो हम भी जाते हैं। हाँ हाँ, लंगर हम भी जाते मैंने हैं, भी ऐसे याद किया था, लंगर से। ठीक है। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसके बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन और अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोक्राइन में, डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास इज कॉल्ड मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो अगर पैनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो मेल एब्जॉर्प्शन मतलब प्रॉपर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कल हम एक बात और बताना भूल गए, डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले कि डक्टलेस ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होती है, कोई एक पाइप होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड पे कोई डक्ट नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड में जहां पे होते हैं वहीं पे अपने ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं। अभी अगेन ये डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। पैनक्रियाज एज हार्मोनल ग्लैंड। डिसीजेस पे आते हैं, डिसीजेस ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हार्मोन्स वाली डिसीज को ही देखेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे लिखा है डायबिटीज मतलब क्या है? डायबिटीज मतलब शुगर नहीं है, ठीक है। डायबिटीज मतलब क्या है? मोर यूरिन, ठीक है। इसीलिए वो ADH वाली बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस बोलते थे, क्योंकि वहां पे भी यूरिन ज्यादा आता था, ठीक है। तो डायबिटीज का मतलब है यूरिन ज्यादा आना, मेलाइटस का मतलब है चीनी, शुगर, स्वीट, ठीक है। तो ये
शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज मेलाइटस, और दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। तो क्यों होती है डायबिटीज इंसिपिडस? हमारी बॉडी, क्या हुआ अर्चना जी? क्या सोच रहे हो? हाँ, तो प्रॉपर हमारा शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। तो ये दो बातों से हो सकती है, कल भी हमने पढ़ा था, ईदर इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो या तो इंसुलिन है ही नहीं बॉडी में, ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो हमने पढ़ा था ना, इंसुलिन जो है वो दरबान का काम करता है। वही इंसुलिन हर एक सेल के डोर पे जाके, उसके पास चाबी होती है, डोर खोलता है तो शुगर सेल के अंदर जाता है। तो इंसुलिन नहीं है तो ऑब्वियसली शुगर जो है सेल के अंदर जाएगी नहीं, ब्लड में घूमती रहेगी, ठीक है। और दूसरी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब वो इंसुलिन तो है बॉडी में पर हमारे सेल्स ने अपना ताला चेंज कर दिया है। तो इंसुलिन के पास जो चाबी थी वो उस चाबी से सेल का ताला खोल ही नहीं पा रहा है। तो सेल्स हैव बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन के प्रति वो उन्होंने मुंह फेर लिया, अपना अपना दरवाजा इंसुलिन पे बंद कर दिया है कि इंसुलिन आएगा पर फिर भी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो ना तो शुगर अंदर नहीं जा पाती। तो दोनों ही केस में शुगर क्या है, ब्लड में नहीं, ब्लड में ही घूमती रहती है, सेल के अंदर जाके हमें एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। जा आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं। हाँ, ऐसे ही। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी वाली को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली को इंसुलिन इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं ना, आपने टाइप 1 टाइप 2 भी सुना होगा। तो मोस्टली इंसुलिन डेफिशिएंसी वाली टाइप 1 होती है और मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली टाइप 2 होती है, ठीक है। अच्छा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, हम फिर भी ठीक कर सकते हैं कि चलो हो सकता है हमारे सेल्स ने अपना ताला चेंज कर लिया है या कुछ इंसुलिन की चाबी खराब हो गई है, हम कुछ तो अपने डाइटरी चेंजेस करके उनको मना मुनू के दरवाजा खुलवा सकते हैं। पर इंसुलिन ही नहीं है तो दरवाजा नहीं खुलवा सकते, फिर इंसुलिन का इंजेक्शन ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो डाइटरी चेंजेस होते हैं ना, जो हम ओवर ईटिंग करते हैं या फिर फिजिकली एक्टिव नहीं होते, उसकी वजह से टाइप 2 वाली ही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली बीमारी होती है, ठीक है। वो मुंह फेर लेने वाली बीमारी, इंसुलिन है नहीं, वो ऐसी बीमारी हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से नहीं होती है, तो वो उसे हम ठीक भी नहीं कर सकते, उसको इंसुलिन देके ही ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो टाइप 1 वाली डायबिटीज जेनेटिक्स होती है? हाँ, जेनेटिक होती है मोस्टली टाइप 1 वाली, मतलब उसमें मोस्टली रोल हमारा नहीं होता, वो मतलब हमारी ही कुछ, मतलब इन बर्थ होती है मोस्टली, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, डिस्टर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट की, मेनली कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाती है, ब्लड में शुगर बढ़ेगी, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, हाइपर मतलब ज्यादा, तो ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाएगी। किडनीज, यूरिन में भी शुगर ज्यादा हो जाएगी, शुगर की बीमारी में होता है ना, ब्लड में शुगर हाई हो जाती है, यूरिन में भी शुगर हाई हो जाती है, ठीक है। Glucose starved cells increase their use of proteins as energy source, tissues waste away। तो अगेन ये सारे सिम्टम्स याद करने की जरूरत नहीं है। अभी ग्लूकोज स्टार्व्ड सेल्स मतलब ग्लूकोज ब्लड में तो बहुत ज्यादा है पर सेल्स के पास नहीं है, तो सेल्स जो है वो भूखे मर रहे हैं, अब उनके पास शुगर तो है नहीं, तो वो प्रोटीन से एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन का काम एनर्जी देना नहीं है हमारी बॉडी को, प्रोटीन का मेन काम है हमारी मसल्स को बिल्ड करना। अभी वो प्रोटीन को एनर्जी में यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारी मसल्स, जो मसल्स के टिश्यूज है वो मसल्स वीक होने लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट इन ब्लड, लोअर पीएच एंड कॉजेज डिहाइड्रेशन, ये भी अगेन थोड़ा सा हाई लेवल का है। जब हम प्रोटीन से एनर्जी बनती है बॉडी में, नॉर्मली शुगर से एनर्जी बनती है बॉडी में, तो सिर्फ क्या निकलता है, पानी और हवा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी यूरिन के थ्रू पास हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू निकल जाती है। बट जब हम प्रोटीन से एनर्जी बनती है बॉडी में, तो कीटोन बॉडीज बनती हैं एक्सेस में, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि शुगर छोड़ के पूरा प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं कि मुझे प्रोटीन से ही एनर्जी लेनी है। प्रोटीन से एनर्जी लेने से कीटोन बॉडीज का जो बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज वेरी हार्मफुल। कीटो डाइट बोलते हाँ, जो कीटो डाइट करते हैं ना, उससे याद कर लो कीटोन बॉडीज, तो कीटो डाइट पे चले जाते हैं, तो दैट इज वेरी हार्मफुल। तो बस इतना याद रखते हैं। और मोस्टली होते हैं ना कि शुगर जिसको होती है तो उसको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। अगेन यहाँ पे कीटोन बॉडीज मतलब
मीनिंग कीटोन बॉडीज? मतलब वो एक केमिकल होता है, मतलब जो प्रोटीन के डाइजेशन से बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो कीटोडाइट से याद कर लो, वो कीटोन बॉडीज, मतलब उसका कुछ स्ट्रक्चर, जैसे ग्लूकोज से जब एनर्जी मिलती है तो सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो बॉडी आराम से निकाल सकती है। पर प्रोटीन से जब एनर्जी बनती है तो कीटोन बॉडीज बनती हैं बाय प्रोडक्ट में, तो वो बॉडी आराम से निकाल नहीं सकती। उनका बस नाम ही आपको याद करना पड़ेगा, उनका ये स्ट्रक्चर तो बहुत कॉमन। एक्चुअली है ना केमिस्ट्री के वर्ड्स है, एसीटोन, कीटोन, ये सब। ये कीटोन करता क्या है बेसिकली बॉडी में? मतलब कीटोन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी को नहीं चाहिए, वो यूरिन के थ्रू निकाल देती है बॉडी, बट एक्सेस हो जाता है तो एग्जैक्टली क्या करता है आई डोंट नो, वो बिल्डअप हो जाएगा, मतलब उसका बॉडी में कोई यूज ही नहीं है तो इट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप, तो किडनीज पे बहुत प्रेशर पड़ता है उससे। और मैम ये लिखा ना लोअर पीएच, तो उसकी हाँ वजह से पीएच लो होता होगा। हाँ, एसिडोसिस हो जाती है, मतलब एसिडिटी भी करेगा, मतलब वो ना एसिडिक कंपाउंड होता है, वो एसिडिक मॉलिक्यूल होता है, तो जिसकी वजह से ब्लड मतलब पीएच लो। कब्जियत बढ़ेगा इन नेचुरोपैथी यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा ना? यूरिक एसिड नहीं कह सकते, मतलब यूरिक एसिड एक अलग प्रोटीन चीज। बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड हो जाता है ना ज्यादा, नहीं होगा क्या? वो भी बढ़ सकता है, पर वो बहुत सारी अलग अलग, वो अलग मेटाबॉलिज्म में बनता है, ये अलग मेटाबॉलिज्म में बनता है, तो दोनों का रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, तो मतलब वो डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यूरिक एसिड तब बढ़ेगा ना जब अगर प्रोटीन को नॉनवेज के फॉर्म में बहुत ज्यादा ले लिया, यूरिक एसिड तभी बढ़ता है ना। सर ने या ने नहीं, बोला। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि नॉनवेज वालों को ही होता है, जो वेजिटेरियन है उनका भी तो यूरिक एसिड कितना बढ़ जाता है, हाँ मम्मी बढ़ता स्वेलिंग आ है। जाती है ना पैरों में। मेरी सास वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो मेरी भी। उसका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा रहता है। हाँ सेम केस है मेरा भी। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो उनका ही बढ़ेगा। ओके। तो एक्चुअली यूरिक एसिड उसके चक्कर में बहुत सारे लोग दालें खाना बंद कर देते हैं, हाँ, वो यूरिक दाल नहीं। भी अच्छा नहीं होता है, वो कुछ बॉडी की मेटाबॉलिज्म कुछ खराब हो गई है, कुछ वो प्रोटीन को बनानी थी यूरिया, नॉर्मली हमारी बॉडी से यूरिया निकलती है यूरिन के थ्रू, बट वो यूरिक एसिड बनाने लगती है, तो मतलब वो कुछ किडनीज का लिवर का मेल फंक्शनिंग होता है। वो दालें तो दालें होती है ना, उनको भिगो के उसका ऊपर से झाग निकाल के अगर बनाते हैं ना तो वो हार्म नहीं करता है, उससे यूरिक एसिड नहीं बनता है। हाँ, तो मैम वो करने क्या। एक्चुअली मेरे पापा को यूरिक एसिड है, उनके उनके नी जॉइंट्स बहुत पेन होते हैं, तो गाउट होता है उससे, यूरिक एसिड से। हाँ राइट। यूरिक तो एसिड क्या, से गाउट। ओके सो तो क्यों ऐसा क्या है, मतलब यूरिक एसिड से नी जॉइंट्स क्यों पेन करते हैं, लाइक क्या है उसका? क्या है, वो नहीं आपको यूरिक एसिड कम करना है, वैसा डाइट लेना है। ओके। हाँ, और कम करना है उसको, यूरिक एसिड को। नहीं तो वो जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं उससे, वो क्रिस्टल जो है ना आपके जॉइंट में जम जाते हैं, और फिर जो आपके ओके फिंगर है ना, सपोज यहाँ पे हो गए तो ये फिंगर ऐसे नहीं होगी। ओके। हाँ, स्टिफ हो जाएगी फिंगर। बिकॉज ही हैज अ डायबिटिक आल्सो, सो हाँ, लेकिन वही मेडिसिन और डाइट और लॉट्स ऑफ वाटर, उनको पानी बहुत पीना है यूरिक एसिड वालों को। ओके ओके, थैंक यू। मतलब फैमिली में है इसलिए पता है। सेम यहाँ बाबाजी घरात आहे, आजीला आहे एंड असं नानी पापा को है यूरिक एसिड बढ़ गया उनका, तो अभी उनका मेडिकल था ना, सो एंड ही हैज रोटेशनल शिफ्ट, सो वो अपने हेल्थ के ध्यान नहीं रखते हैं, या ही हैज अ मॉर्निंग नाइट शिफ्ट, सो इसलिए थैंक यू। थैंक यू, सॉरी मैम। इसलिए अरे कोई बात नहीं अच्छा है, मतलब डाउट सॉल्विंग होना चाहिए ना, तो जो भी आंसर दे वो अच्छा है। ठीक है, तो आई थिंक करें क्या कंटिन्यू आगे, और या कल करें? ये वाला कर लेते हैं, सिर्फ कॉमन सिम्टम्स डायबिटीज मेलाइटस के, टाइप्स ऑफ डायबिटीज कल करेंगे, ठीक है। तो सिम्टम्स में अभी डायबिटीज का 3 मेन सिम्टम होता है, जो भी मतलब बेसिक बोलते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, यहाँ पे पॉलीफेजिया नहीं लिखा है बट दैट इज ऑल्सो पॉलीडिप्सिया, यानी कि बहुत प्यास लगती है, पॉलीयूरिया बहुत यूरिन आता है, पॉलीफेजिया बहुत भूख लगती है, ठीक है। तो ये 3 मेन डायबिटीज के सिम्टम है, अर्ली सिम्टम्स, ठीक है।
और ये ब्लरी विजन वो तो थोड़ा लेट आता है, ठीक है। ब्लरी विजन, इरिटेशन, टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड्स और फीट, उसे न्यूरोपैथी बोलते हैं। पर कुछ भी आप छोटी मोटी बाकी जो भी सिम्टम्स है ना, टिंगलिंग और नमनेस, वो किसी और कारण से भी हो सकते हैं। वुंड्स हील नहीं हो रहा, किसी और कारण से भी हो सकता है। बट ये तीन चीजें अगर एक साथ हो रही ना, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, तो डॉक्टर भी पहले यही तीन चीजें पूछते हैं कि ये हो रहा है क्या। तो बोलते हैं कि हाँ अब डायबिटीज का टेस्ट कराओ, शुगर का टेस्ट कराओ, ठीक है। तो अगेन वुंड्स हील नहीं होंगे, फैटीग होगा, थकान थकान फील होगी, ठीक है, और टिंगलिंग नमनेस होगी। तो ये सारे सारे होते हैं, किसी में कोई सिम्टम होता है, किसी व्यक्ति में कोई सिम्टम हो सकता है। ऐसे नहीं कि सारे के सारे सिम्टम्स ही किसी में होंगे, बट ये शुरू के तीन मेन जो कॉमन है वो मोस्टली होते हैं, ठीक है। अभी टाइप ऑफ डायबिटीज कल करेंगे, चलेगा ना? ओके। यस सर, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल Thank इसका you so थोड़ा much. थर्ड वाला भी लेसन Thank करा you. दोगे क्या? ये इसी चैप्टर का, मतलब इसी सिस्टम का, योग के ऊपर, मतलब जो है थर्ड चैप्टर, थोड़ा सा रिवीजन टाइप, मतलब उसमें है थोड़े से या पढ़ने थर्ड लायक। चैप्टर करा देना प्लीज। हाँ, उसमें है बहुत सारे, मतलब समझने के लिए ओके थोड़ा ओके, सा। ठीक देखेंगे। है, हाँ थैंक यू, ठीक है। थैंक यू वसुधा जी। थैंक यू, Bye. बाय। Thank Thank you, you. Vasudha. थैंक यू।